हाँ जी, अब बात करते हैं हम रक्त समूह जो है उस रक्त समूह का नियंत्रण होता है। रक्त समूह को जो नियंत्रित करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम जीन विकल्पी। रक्त समूह को नियंत्रित करने वाले कारक कौन होते हैं? जीन विकल्पी, जिनसे हमको अगर उसकी हम वंशानुगति करा के देख सकते हैं और हमको पता लग सकता है कि कौन सा रक्त वर्ग में कौन से जीन विकल्पी हैं और दूसरे रक्त वर्ग के जीन विकल्पियों के साथ वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो आपके रक्त वर्ग को नियंत्रित करने वाले जो जीन विकल्पी हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन से होते हैं, तो ये हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, हमारे रक्त समूह को नियंत्रित करने वाले जीन विकल्पी कितने? 3 हैं। मुख्य रूप से कितने? 3 हैं बेटा। जो प्रमुख जीन विकल्पी हैं वो कितने? 3 हैं। वो देखो कौन से? IA, IB, IO या स्मॉल आई। ये 3 जीन विकल्पी प्रमुख रूप से आपके रक्त समूह को नियंत्रित करते हैं। ध्यान रखना है, मुख्य रूप से कितने जीन विकल्पी हैं? 3। अब इन जीन विकल्पियों को हमें चेक करना है कि किस रक्त वर्ग में कौन सा विकल्पी उपस्थित होता है। समझ में आ रही बात? किस रक्त वर्ग में कौन सा विकल्पी मौजूद है, इस चीज को हमको यहाँ पर क्या करना है? चेक करना है। ठीक है ना? तो ये चेक करके देखते हैं बेटा हम। ठीक है, एक टेबल बनाता हूँ मैं और उस टेबल के थ्रू आपको बताते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो ये 3 जीन विकल्पी हैं ये रक्त समूह में किस तरह से नियंत्रित होते हैं। एक बार आप इनको नोट कर लो, मुख्य रूप से जो 3 जीन विकल्पी हैं। उसके बाद मैं टेबल बनाता हूँ, सभी रक्त वर्गों के जीन विकल्पियों के नाम यहाँ पर लिखते हैं हम। ठीक है ना? तो मैं इसको मिटाऊँगा, आपने नोट कर लिया? ठीक है। तो देखो नोट करना जा रहे हैं हम। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूँ विभिन्न रक्त समूह। अब विभिन्न रक्त समूह को आप क्या बोल सकते हो? ABO व RH, ABO समूहीकरण बोल सकते हो और RH समूहीकरण बोल सकते हो। ठीक है ना? अब यहाँ पर इस टेबल के थ्रू हम समझते हैं कि कितने जीन विकल्पी उपस्थित होते हैं किस किस के अंदर। तो देखो यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ क्रम संख्या। यहाँ पे लिख देते हैं हम रक्त समूह। ठीक है, अब अगले बार लिख देते हैं ये, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है ना? और इसके बाद इस टेबल में मैं ABO समूहीकरण और RH समूहीकरण को अलग अलग दर्शा दूँ। अलग अलग दर्शा सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अलग अलग दर्शा देता हूँ मैं, है ना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा तो ABO समूहीकरण में आ रहा है और कौन सा RH समूहीकरण में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ABO समूहीकरण। ये टेबल ऊपर से क्लोज हो जाएगी इस तरह से।
ठीक है ना। तो ABO समूहीकरण आ गया। अब ABO समूहीकरण में हमको प्रतिजन के और बारे में बताना है। इसको मैं यहाँ से खींच देता हूँ, ठीक है ना, और इसमें एक लाइन और खींच देता हूँ बीच में, और इसमें जो एक लाइन खींच रहा हूँ मैं, उस लाइन पर मुझे कुछ लिखना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मुझे लिखना है। यहाँ तो लिख देता हूँ मैं RBC की सतह पर प्रतिजन, कौन कौन से RBC की सतह पर प्रतिजन उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और इस जगह पर लिख देता हूँ कि जो प्रतिजन RBC की सतह पर उपस्थित है उस प्रतिजन का जीन प्रारूप क्या है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रतिजन का जीन प्रारूप, ठीक है ना। जीन प्रारूप की तो बात कर रहे हैं अब हम। अब देखो इसके आगे RH समूहीकरण के लिए लिख देता हूँ मैं। यहाँ लिख दूँ मैं RH समूहीकरण, ठीक है ना। अब RH समूहीकरण में आपको क्या देखना है कि RBC की सतह पर RH कारक है या नहीं है। RBC की सतह पर RH कारक, इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति बतानी है आपको, ठीक है ना। और लास्ट में ले लेते हैं हम प्रतिरक्षी को। लास्ट में क्या ले लेते हैं हम? प्रतिरक्षी को। आपके रक्त के अंदर, रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी, ये टेबल आपके यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं वैसा इसको, ठीक है ना। तो क्रम संख्या में 1 डालता हूं यहां पर। रक्त समूह क्या है? A। रक्त समूह क्या है? A, ठीक है ना। अब A में कितने के बेटा बताओ? 2 है ना। एक तो A पॉजिटिव है और दूसरा A नेगेटिव है। आगे बात समझ में। अब RBC की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाएगा अगर रक्त समूह A है? तो अगर रक्त समूह A है तो प्रतिजन कौन सा होगा? यही तो होगा, प्रतिजन A उपस्थित होगा। नेगेटिव के अंदर भी कौन सा प्रतिजन होगा? प्रतिजन A होगा। समझ में आ रही बात? अब A रक्त समूह का जो प्रतिजन है A, इसका जीन प्रारूप क्या होता है? देखो, इसका जीन प्रारूप होता है IA। समझ में आ रहा है बात? इसका प्रतिजन क्या होता है? IA, ठीक है ना। IA या लिख सके तुम IA स्मॉल आई थे, और इसका जीन प्रारूप भी यही होगा सेम, IA, या इसको भी आप क्या लिख सकते हो? IA स्मॉल आई। अब देखो, जो पॉजिटिव है जामे तो कार्य को RH कारक उपस्थित रहेगो। पॉजिटिव में तो RH कारक उपस्थित है और नेगेटिव में क्या है? अनुपस्थित है। RH कारक उपस्थित है जब तो पॉजिटिव है, और RH कारक नेगेटिव है तो वो, सॉरी, अगर A नेगेटिव है तो वो उसके अंदर RH कारक उपस्थित नहीं होता। अब देखो, रक्त समूह A में प्रतिरक्षी कौन सी पाई जाएगी? तो इसमें एंटीबॉडी जो होगी वो कौन होगी? B।
ए पॉजिटिव में, और ए नेगेटिव के अंदर भी एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। समझ में आ गई बात? अगर रक्त समूह ए है तो एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? बी। तो ये बात तो होगी भाई साहब किसकी? ए रक्त समूह की। क्लियर? अब बात करें नंबर 2 पे हम बी रक्त समूह की, जिसके 2 वर्ग हैं, बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव। अब देखो इसमें प्रतिजन कौन होगा? प्रतिजन बी उपस्थित होगा। इसके अंदर भी प्रतिजन कौन सा होगा? बी होगा। समझ में आ रही ना बात? इसमें जो प्रतिजन का जीन प्रारूप है को वो क्या है? IB या IB स्मॉल आई। इसका भी जीन प्रारूप क्या होगा? IB या IB स्मॉल आई। अब देखो जो पॉजिटिव है, ये दिख रहा है ना आपको पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो इसके अंदर RH कारक उपस्थित, पॉजिटिव के अंदर तो ठीक है ना, और नेगेटिव के अंदर अनुपस्थित, ठीक है ना। अब बी रक्त समूह के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटीबॉडी ए, और इसके अंदर भी कौन सी होगी? एंटीबॉडी ए, दोनों के अंदर एंटीबॉडी, ठीक है ना। ये बी रक्त समूह का काम हो गया भाई साहब यहाँ तक। अब बात करें किसकी? ए बी रक्त समूह की। किसकी बात करें बेटा? ए बी रक्त समूह 3 नंबर। तो ये भी कैसा होगा? 2 प्रकार का, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ठीक है ना। अब ए बी के अंदर प्रतिजन कौन कौन से होते हैं? देखो प्रतिजन ए व बी दोनों इसके अंदर उपस्थित होंगे। इसमें भी ए व बी दोनों उपस्थित। रक्त समूह ए बी में प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों के दोनों उपस्थित होते हैं। अब इसका जो जीन प्रारूप बनेगा वो क्या बनेगा? देखो IA IB, ए बी पॉजिटिव का, ए बी नेगेटिव का भी यही बनेगा। समझ में आ गया? अब पॉजिटिव है तो RH कारक उपस्थित है, नेगेटिव है तो RH कारक अनुपस्थित है। अब इसके अंदर ए बी जो रक्त समूह है, इसके अंदर बताओ प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं क्या? प्रतिरक्षी होते हैं क्या? नहीं होते। इसमें प्रतिरक्षी नहीं होते, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? अनुपस्थित। दोनों में से कोई सा भी नहीं होता, ना तो ए प्रतिरक्षी होता है ना बी प्रतिरक्षी होता है। ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब ब्लड ग्रुप लें कौन सा? ओ, चौथा। ओ में 2 हैं, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है ना। इस ओ पॉजिटिव के अंदर कोई प्रतिजन होता है क्या? नहीं होता। ओ रक्त समूह में प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं। दोनों के अंदर ही प्रतिजन अनुपस्थित है, इसलिए मैंने एक बार में लिख दिया है यहाँ पर। इनका जीन प्रारूप अगर हम देखें तो ओ रक्त वर्ग का जीन प्रारूप क्या आएगा भैया? ओ रक्त वर्ग का जीन प्रारूप आएगा स्मॉल आई,
और नेगेटिव वाले का भी क्या आएगा, स्मॉल आई। ठीक है ना, ये लिख सकते हो आप। या फिर कई बार आपको ये भी लिखा मिल सकता है, ओब्लिक लगा के लिख रहा हूँ मैं, देखो आई ओ, ये भी लिखा मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करेंगे स्मॉल आई को। अब देखो अगर पॉजिटिव है तो आर एच कारक उपस्थित है, और नेगेटिव है तो आर एच कारक अनुपस्थित है। ठीक है ना। अब इस ओ रक्त समूह के अंदर प्रतिरक्षी का क्या हाल होता है। ओ रक्त समूह के अंदर दोनों ही प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। क्या बोलोगे, इसमें एंटीबॉडी ए व एंटीबॉडी बी दोनों उपस्थित होते हैं, और दोनों के लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ही ये दोनों उपस्थित होंगे। ठीक है ना। तो बेटा ये हमने बात कर दी किसकी, ओ रक्त वर्ग की। ठीक है ना। तो ये मैंने टेबल बना दी यहाँ पर आपको, और इस टेबल के जरिए आपको बता दिए सभी रक्त वर्ग और सभी रक्त वर्गों के अंदर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। अब देखो मैंने प्रमुख रूप से जो जीन विकल्पी चुने थे, जो जीन विकल्पी मुख्य चुने थे वो कौन थे, मुख्य जीन विकल्पी मेरे पास यही तो थे, आई ए, आई बी और आई ओ लिख सकते थे, या उसको क्या लिख सकते थे, स्मॉल आई। अब देखो यही जीन विकल्पी तो होते हैं, घूम फिर के यही तो आ रहे हैं, तीनों में थे और नया तो नहीं आया ना कोई भी। तो मुख्य रूप से ये 3 जीन विकल्पी हैं। और अगर टोटल जीन विकल्पी पूछे, अगर कुल जीन विकल्पी पूछे जाएं तो आप कितने बोलोगे बताओ, 2, 4, 5, 6, कितने बोलोगे, 2 तो ए रक्त समूह के, कुल जीन विकल्पी कुल जीन विकल्पी कितने कह रहे हैं, देखो वर्ग, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस जगह पे लिख रहा हूँ, कुल जीन विकल्पी। ठीक है ना। रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग ए के 2 जीन विकल्पी कौन कौन से, आई ए या आई ए स्मॉल आई। ठीक है ना। रक्त वर्ग बी के 2 जीन विकल्पी, आई बी या आई बी स्मॉल आई। रक्त वर्ग ए बी का 1 जीन विकल्पी, आई बी। रक्त वर्ग ओ का 1 जीन विकल्पी, स्मॉल आई। तो ये टोटल जीन विकल्पी है तुम्हारे पास 6। कितने जीन विकल्पी है, 6। समझ गए। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दर्शाए हैं। यहाँ पर क्या दर्शाए, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ऐसे मत सोच लेना कि सर यहाँ पे तो इतने सारे लिख दिए और यहाँ पर आप 6 बता रहे हैं। ओके, तो इस बात का हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप फटाफट से इस टेबल को नोट कीजिए और ध्यान से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, नोट कर ली भाई साहब आपने सबने। ओके, हाँ जी। तो देखो अब बात करते हैं हम, ये आपको पता लग गया प्रतिरक्षियों का, प्रतिरक्षी, प्रतिजन और जीन विकल्पी।
सब के सब जीन विकल्पी कौन से रक्त समूह में कौन सा जीन विकल्पी मौजूद होता है और किस वर्ग के अंदर कौन सा तो प्रतिजन पाया जाता है और कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है। ये सारी जानकारी आपको इस टेबल के जरिए उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है, ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि जैसे RH पॉजिटिव वाला कोई पुरुष है और उसका विवाह हो जाता है RH नेगेटिव वाली स्त्री के साथ। समझ में आ रही बात। RH पॉजिटिव युक्त व्यक्ति का विवाह अगर RH नेगेटिव वाली स्त्री के साथ हो जाता है तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसका रक्त यदि RH पॉजिटिव है, गर्भस्थ शिशु यदि RH पॉजिटिव है और माँ कौन हो गई RH नेगेटिव, तो पहला जो प्रसव होगा, पहला जो बच्चा पैदा होगा उस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए उस माँ के शरीर में जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव वाला जो रक्त होता है वो अपने प्रतिरक्षियों का निर्माण कर देता है और प्रतिरक्षियों का निर्माण कर देता है, तो जैसे ही अगर दूसरा प्रसव RH पॉजिटिव वाला आया तो वो दोनों आपस में रक्त समूहन की क्रिया करेंगे और रुधिर लैनता उत्पन्न हो जाएगी, जिससे माँ के शरीर में और बच्चे के शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी। अब रक्त की कमी हो जाएगी तो इस स्थिति में अगर माता उस बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा अविकसित रह जाएगा, उस बच्चे के मानसिक विकास, शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा और माता और भ्रूण यानी कि शिशु दोनों के जीवन को खतरा भी हो सकता है। तो कई बार आपने इस तरह से सुना होगा डॉक्टर्स को कहने के लिए कहते हुए कि फटाफट से ये चीज़ की ये काम करो वरना हम माता को और बच्चे को नहीं बचा पाएंगे, ऐसा सुनते हो ना। तो वो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है और ये एक बीमारी होती है बेटा, और इस बीमारी का नाम क्या है? गर्भ रक्ताणु कोरकता। इस बीमारी का नाम क्या है? गर्भ रक्ताणु कोरकता। अब हम यहाँ पर इसी रोग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि ये रोग आखिर होता क्या है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, और अगर ऐसी कठिन परिस्थितियाँ हम लोगों के सामने आ जाएं तो हम उनका सामना किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग की। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ गर्भ रक्ताणु कोरकता। देखो गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग क्या है और ये किस प्रकार से होता है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, ये हमारा प्रश्न हो सकता है। समझ में आ गया प्रश्न? अब हम इसका जवाब लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके जवाब में मैंने अभी आपको बताया था कि गर्भावस्था के दौरान यदि माँ का रक्त कैसा आ रहा है RH नेगेटिव और शिशु का है पॉजिटिव, तो प्रथम प्रसव के समय माता और भ्रूण का रक्त आपस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं नोट करना स्टार्ट करता हूँ। यदि गर्भावस्था के दौरान माता गर्भावस्था के दौरान माता RH ऋणात्मक तथा गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक है। और देखो ऐसी परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? ऐसी परिस्थिति जब ही उत्पन्न होती है जब महिला तो RH नेगेटिव वाली थी और जिससे उसका विवाह हुआ था वो RH पॉजिटिव वाला है। समझ में आ गई बात? ये परिस्थिति तब उत्पन्न हुई है। तो प्रथम प्रसव के समय
तो प्रथम प्रसव के समय माता व भ्रूण, माता और भ्रूण यानी कि जो शिशु होता है उस दोनों का रक्त आपस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलता है। माता और भ्रूण का रक्त आपस में मिल जाता है। माता और भ्रूण का रक्त आपस में मिल जाता है, जिससे माता के शरीर में RH प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है। माँ के शरीर में किसका निर्माण हो गया? RH प्रतिरक्षियों का निर्माण हो गया। प्रथम प्रसव, अतः प्रथम प्रसव यानी कि पहला बच्चा, तो सामान्य प्रथम प्रसव सो सामान्य रूप से होता है। लेकिन दूसरों प्रसव की बात कर रहे हैं हम। लेकिन द्वितीय गर्भावस्था में यदि शिशु फिर से RH धनात्मक है, लेकिन द्वितीय गर्भावस्था में यदि शिशु फिर RH धनात्मक है तो जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। RH धनात्मक है तो जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब देखो क्या होगा, क्या जटिलताएं आ सकती हैं माँ के शरीर के अंदर। तो माँ का जो शरीर है जिसमें RH प्रतिरक्षियों का निर्माण हो चुका है, वो क्या करेंगे? वो भ्रूण के रक्त में मौजूद RH कारकों से क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? माँ के शरीर में बने प्रतिरक्षी भ्रूण, माँ के शरीर में प्रतिरक्षी बना दिया ना हमने पहले ही, बने प्रतिरक्षी भ्रूण के रक्त में मौजूद RH कारकों से प्रतिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ पर प्रतिक्रिया, दोनों में आपस में क्रिया हो जाएगी। अब दोनों में जब आपस में क्रिया होगी तो उसको ही क्या बोला जाता है? रक्त समूहन। उसको क्या बोला जाता है? रक्त समूहन। अतः रक्त समूहन द्वारा ये प्रतिरक्षी
आरबीसी को नष्ट कर रुधिर लैनता, रुधिर लैनता का मतलब रक्त की कमी उत्पन्न करते हैं। हीमोलाइसिस, इसको बोलते हैं हम हीमोलाइसिस। आरबीसी नष्ट हो जाएंगी तो खून की तो कमी आवेगी आवेगी। अब जब भ्रूण की आरबीसी नष्ट हो गई तो भ्रूण माँ के गर्भ में मर सकता है, भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। और आपको अच्छी तरह से पता है अगर पेट में बच्चे की मृत्यु हो जाएगी तो उसका पॉइजन माँ की बॉडी के अंदर फैलता है, जिससे माता के जीवन को भी खतरा हो जाता है। ठीक है ना। इस कारण माँ के गर्भ में भ्रूण की मृत्यु तक हो जाती है। इसके कारण गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। और यदि शिशु बचाऊ गया, शिशु जीवित, अगर शिशु जीवित भी रह गया तो वह अत्यंत कमजोर जीवित रहता है, तो वह अत्यंत कमजोर व हेपेटाइटिस खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस, रोग से ग्रसित हो जाएगा। मतलब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, पैदा होने के बाद भी हेपेटाइटिस रोग उसको ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने देगा। हेपेटाइटिस रोग बहुत ही खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दो प्रकार से होता है ये। पोलियो से भी खतरनाक रोग है ये। ठीक है ना। तो इस स्थिति को क्या बोलोगे बेटा, ये जो रोग है इस स्थिति को क्या बोलोगे, गर्भ रक्ताणु को रक्ता। इसे ही गर्भ रक्ताणु को रक्ता रोग कहते हैं। ये गर्भ रक्ताणु को रक्ता रोग हो गया बेटा। अब अगर ये रोग हो गया तो इसका उपचार कैसे करेंगे, इससे हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस रोग का उपचार हो सकता है। इस रोग के उपचार हेतु मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव से 24 घंटे के भीतर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा जो आपके लिए सबसे खतरनाक साबित होती है। अगर पहला बच्चा आपका पैदा हो चुका है तो उस बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के भीतर आप उस बच्चे की माँ को IgG प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है। माँ को IgG
आईजीजी प्रतिरक्षी कौन सा रे? बताओ, ध्यान करो। प्रतिरक्षी कौन सा रे? एंटी आरएचडी। कौन सा होता है? एंटी आरएचडी का टीका लगवाना चाहिए। किसका टीका लगा रहे हैं? आईजीजी प्रतिरक्षी का टीका लगवाना चाहिए। इसको क्या बोल सकते हैं हम? एंटी आरएचडी को क्या बोल सकते हैं हम? इसे रोहेगम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। देखो बेटा, ध्यान से देख लो आप इस रोग को, क्योंकि ये सभी के जीवन में ये घटना घटित हो सकती है। किसी के भी जीवन काल में ये घटना घटित हो सकती है, क्योंकि आप ना जब शादी करते हो तब कोई ब्लड ग्रुप थोड़ी चेक करते हो कि हमारी शादी जिसके साथ हो रही है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ये तो गनीमत ये है कि 85% 85% लोग पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं, इसलिए ये जो समस्या है ये बहुत कम आती है। आ रही ना बात समझ में? 15% ही नेगेटिव हैं। अब हो सकता है बिन 15% में से कोई एक जो आपका जीवन साथी बनने जा रहा है वो नेगेटिव हो, तो उस समय आपको क्या परेशानी आ सकती है? तो ये आप बड़े गौर से पढ़ें। अगर गर्भावस्था के दौरान माँ तो कैसी है? नेगेटिव वाली, और शिशु कैसा बन गया? पॉजिटिव, तो पहला बच्चा तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर दूसरा जो शिशु उसके गर्भ में पला माँ के में वो पॉजिटिव होता है फिर से, तो बड़ी जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो जब समझो इस बात को कि जब पहला प्रसव होता है तो उस समय डॉक्टर आपको सूचना देता है, क्योंकि डॉक्टर को पता चल जाता है कि बच्चा पॉजिटिव है और माता नेगेटिव है, और माँ के शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण हो गया है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो भ्रूण यानी कि शिशु और माँ का रक्त आपस में मिक्स होता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, तो वो RH पॉजिटिव नेगेटिव के पास पहुँच जाता है, तो माँ के शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण होना स्वाभाविक है। अब माँ के शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण हो गया तो उस समय डॉक्टर आपको सूचना देगा कि भाई साहब पहला बच्चा तो हो गया है लेकिन अगली डिलीवरी नहीं होने वाली है। तो आदमी घबरा जाता है। उस समय वो उस व्यक्ति को खूब लूटते हैं, और फिर व्यक्ति जब घबरा जाता है तो वो पूछता है कि सर इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो वो बताते थे ट्रीटमेंट देते हैं, वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आपसे मोटा पैसा लेते हैं। आपसे इसके लिए मोटा पैसा लेते हैं कि भाई हमको तो 24 घंटे का टाइम है, लेकिन आपको वो 4 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे का टाइम देंगे। भाई 2 घंटे में अगर आप इस चीज़ को लाकर हमें दे देते हो तो हम इन दोनों को बचा सकते हैं और आगे फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर व्यक्ति कोशिश करता है उसको लाने की, उस दवा को, लेकिन वो जब नहीं मिल पाती है तो वो लास्ट में आके कहाँ जाके गिरता है? उसी डॉक्टर से, सर मुझे तो नहीं मिली, आप करवाओ एडजस्ट। तो फिर वो मनमाने दाम वसूलते हैं, ठीक है ना। और ये जो एंटी RH होता है, रोहिंगम जो प्रतिरक्षी होता है, ये गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उन सब जगह पर ये अवेलेबल होता है। इसलिए हमको इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास 24 आवर का टाइम है और आप 24 आवर में तो कहीं से भी मेडिसिन मंगवा सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये परेशानियाँ किसी के भी सामने आ सकती हैं और हमको इस परेशानी के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
अगर हमको जानकारी नहीं है तो ये हमारे लिए हवा बन जाती है, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बन जाती है। और अगर हमको इसकी पूरी जानकारी है तो हमें इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईजी वे में इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि किस तरह से तो ये बीमारी हुई है और आगे ये हमको क्या समस्या उत्पन्न कर सकती है और इसका इलाज क्या कर सकते हैं हम। समझ में आ रही ना बात। तो बेटा ये रोग कहलाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग, और इस रोग का ट्रीटमेंट आपको नीचे लिख दिया है RHD, एंटी RHD, जिसको क्या बोलोगे आप, रोएगम प्रतिरक्षी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग को आप यहाँ से नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए भाई साहब। और आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं। टिल देन ओके।